कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का यह वीडियो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट के ऊपर आधारित है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा उन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के बाकी के जो अध्याय है उनसे संबंधित भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित वीडियो, तो आपने कोई भी अगर वीडियो नहीं देखा है किसी भी अध्याय से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के लिंक मिल जाएंगे और कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अध्याय के अंक विभाजन से संबंधित। इस अध्याय में से जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे उनमें पहले प्रकार के प्रश्न हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्नों की संख्या होगी दो प्रश्न आएंगे बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न। एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा तो 2 प्रश्नों के टोटल हो गए 1 इंटू 2 अंक। इसी प्रकार अगले प्रकार के जो प्रश्न है वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि बिल्कुल छोटे आंसर वाले प्रश्न। एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, एक प्रश्न है यानी कि 1 अंक इसमें से भी आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या होगी 1 जो कि 3 अंकों का होगा, तो 3 इंटू 1 3 अंकों के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं इस अध्याय में से कुल प्रश्नों की संख्या 4 होगी जो कि बोर्ड परीक्षा में आएंगे और कुल अंक भार हो जाएगा 6 अंकों के ये प्रश्न हो गए, कुल प्रश्नों की संख्या 4। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इसमें से पहला प्रश्न है बिंदु ए 3, -5 का भुज है। इस बिंदु का हमें भुज बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी बिंदु के जो 2 निर्देशांक दिए होते हैं, पहला निर्देशांक x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। तो जो x निर्देशांक होता है उसे कहते हैं भुज और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। तो हमसे पूछा क्या है भुज, तो भुज क्या होगा 3। x निर्देशांक 3 है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 3। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बिंदु P 0, -3 की कोटि है। यहाँ अब हमसे कोटि पूछी है तो इस बिंदु का ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो y निर्देशांक जो होता है वो कोटि होती है। तो -3 दिया हुआ है तो ऑप्शन ब -3 सही ऑप्शन होगा। ठीक है। इस प्रकार से भुज और कोटि का प्रश्न भी आपको बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है उसमें मिल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आपने इस तरह से हल करना है। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन बिंदु -4, 2 की x अक्ष से दूरी है। तो अक्षों से दूरी से संबंधित भी जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन में मिल सकते हैं आपको। x अक्ष से दूरी पूछी है तो उसका y निर्देशांक देखो, और y अक्ष से दूरी पूछी होती है तो हमें x निर्देशांक को देखना होता है, उसके आधार पर हमारे उत्तर आते हैं। तो देखिए x अक्ष से दूरी पूछी है तो इसका y निर्देशांक कितना है 2 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मात्रक। ध्यान रखिए बच्चों, अगर y का मान माइनस में आ जाए, y का मान माइनस में आ जाए तो हमने माइनस वाला चिन्ह नहीं लेना। कारण ये है क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए अगर मान लो यहाँ -2 होता तब भी दूरी क्या होती, x अक्ष से दूरी 2 मात्रक ही होती। तो इन 4 ऑप्शनों में से देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए तो 2 ही उत्तर है तो ये स ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आप देखिए बिंदु -3, -4 की y अक्ष से दूरी है। y अक्ष से दूरी पूछी है तो x का निर्देशांक जो होगा, x निर्देशांक होगा वही हमारी y अक्ष से दूरी होगी। तो y x निर्देशांक कितना है यहाँ पर -3, तो दूरी कितनी होगी -3 नहीं होगी। माइनस कभी हमें लिखनी नहीं होती है दूरी के साथ, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक दूरी लेते हैं। तो -3 की बजाय हम +3 लेंगे इसमें, तो दूरी कितनी हो जाएगी y अक्ष से 3 मात्रक। अगला क्वेश्चन है पांचवा बिंदु A 3, -4 की मूल बिंदु से दूरी है। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो किसी भी अगर कोई बिंदु हमें दे रखा है उसके मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है बच्चों x निर्देशांक का वर्ग कर दो और प्लस में y निर्देशांक का भी वर्ग कर दो, दोनों का जोड़ करके अंडर रूट लगा दो। तो 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25,
तो और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो इस क्वेश्चन के लिए मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी 5 मात्रक। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए 2,-3 और बी है -3,-2 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ली हमसे, तो शॉर्ट में हमें इसको सोल्व करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें दोनों बिंदुओं में से बी बिंदु के निर्देशांक जो है वो लिखेंगे -3 और -2 अलग अलग ऐसे, ठीक है। फिर ए बिंदु के निर्देशांक 2 है तो इसको -2 लिखेंगे और ये 3 है तो इसको -3 लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला दूरी सूत्र का उपयोग किया है इसमें। तो -3 और -2 -5, -5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर भी -2 और -3 -5, -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो ये 25 दोनों का जोड़ 50, रूट में 50 आ गया, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी रूट 50 नहीं लिखा हुआ। रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 5 × 5। तो 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये 5√2 ये इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में मिल गया हमें, ठीक है। 5√2 मात्रक इस ए और बी बिंदु के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाया और हमने आंसर इसका फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन है 7वां, बिंदुओं ए -10,6 और बी 6,-10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगा उसका मध्य बिंदु हमने फाइंड करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का तरीका होता है x निर्देशांकों का जोड़ कर दो और y निर्देशांकों का जोड़ करके 2 से भाग दे दो। x निर्देशांक अगर निकालना है तो -10, ये x निर्देशांक इधर और ये x निर्देशांक 6 है, तो -10 और +6 करके 2 से भाग दो। और इसके अलावा y निर्देशांक ज्ञात करना है तो +6 और -10 इनका जोड़ करके भी 2 से भाग दे दो। तो कितना आएगा, -10 और +6 कितने होंगे, -4/2 और 6 में से 10 घटाएंगे तो भी कितने आएंगे, -4/2। -4/2 होता है -2 और -4/2 ये भी -2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए -2, जो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन द में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन द को टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं P -2,8 और Q -6, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु पूछा है तो फिर से वही तरीका, x निर्देशांकों का योग करना है तो -2 और इधर -6/2, ये x निर्देशांक हो गए। और y निर्देशांक है 8 - 4, इसके बटा में भी 2, सोल्व कर लो इसे। -2 और -6 -8/2 और 8 - 4 4/2। -8 में 2 का भाग दिया -4 और 4 में 2 का भाग दिया 2। तो इसके जो निर्देशांक आ गए मध्य बिंदु के -4,2 आ गए, जो कि ऑप्शन ब में दिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। हमें चतुर्थांश बताना है कि कौन से चतुर्थांश में होते हैं। तो देखिए x तो यहाँ पर नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें इन्हीं के आधार पे पता करना है कि कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये है हमारा x निर्देशांक, ये पॉजिटिव, ये y, ये पॉजिटिव, तो ये पहला चतुर्थांश में ऐसा होता है। सेकंड चतुर्थांश में ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है सेकंड में, आगे देखने की जरूरत ही नहीं रही। हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित होगा, ठीक है। आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं P 0,3 और Q 4,0 के बीच की दूरी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र अप्लाई करके हम इसमें से दूरियां निकाल लेंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे Q बिंदु के निर्देशांक 4,0, तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 0। फिर P बिंदु के निर्देशांक 0,3 है तो -0 -3, सोल्व करेंगे इसे आगे। 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। शॉर्ट में करना है क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 25, तो √25 और √25 की वैल्यू होती है 5, तो 5 मात्रक आ गया। तो इसमें से 5 मात्रक वाला ऑप्शन हमारा टिक कर देंगे, ऑप्शन स, ठीक। अगला क्वेश्चन,
किसी बिंदु की कोटि -4 और भुज 3 है, बिंदु के निर्देशांक होंगे। भुज और कोटि हमें दे दिए, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले भुज लिखा जाता है और फिर उसके बाद कोटि लिखी जाती है। तो भुज कितना है 3, कोमा लगा के कोटि लिखेंगे -4। तो 3 कोमा -4 ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन द में दिया हुआ है। तो द को टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन 12वां, किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की भुजा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो माध्यिका हमेशा क्या होती है बच्चों, एक शीर्ष से जब माध्यिका गुजरती है तो वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी अनुपात उनका बराबर होगा, 1:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। माध्यिका यानी कि मध्य बिंदु पे जाके मिलती है, और मध्य बिंदु क्या होता है 1:1 में डिवाइड कर देता है पूरी भुजा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 5, -3 और 2, -8 है। वृत्त के व्यास की लंबाई होगी। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक हमने दे दिए हैं, लेकिन हमें पूछा क्या गया है व्यास की लंबाई। तो सीधी सी बात है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हमने फाइंड करनी है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पहले हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे अलग अलग ब्रैकेट में, और फिर पहले बिंदु के लिखेंगे। दूसरे बिंदु के निर्देशांक 2 हैं और -8 हैं, तो 2 को तो यहाँ लिख देंगे, -8 यहाँ लिख देंगे। फिर है +5, इसे -5 लिखेंगे, और -3 है, इसे +3 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 5 -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -8 + 3 तो -5, -5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34, तो √34 आ गया। अब √34 को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये √34 ही हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, या यूँ कह लें कि व्यास की जो लंबाई होगी वो √34, यानी ऑप्शन ए √34 मात्रक सही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन 14वां, किसी वृत्त के शीर्ष, किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 है, इसका परिमाप होगा। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिया हमें और हमसे पूछ लिया परिमाप। तो पहला अगर शीर्ष ए है, दूसरा हम बी मान लेते हैं और तीसरा सी मान लेते हैं। तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं की दूरियों का या मापों का योग। तो पहले हम ए बी भुजा ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर सी ए ज्ञात करेंगे, तीनों का जोड़ करके देखेंगे, जितना आएगा उत्तर वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से। तो देखो ए बी ज्ञात करनी है, तो ए बी के लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, शॉर्ट में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी है, तो बी बिंदु के निर्देशांक 0,0 और ए बिंदु के निर्देशांक है 0,4, तो -0 -4, तो अंडर दी रूट 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 - 4 -4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 0 16, और 16 का वर्गमूल 4। ए बी निकाल लिया हमने, 4 मात्रक आ गया। इसी प्रकार बी सी निकालेंगे, तो बी सी के लिए पहले सी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो सी बिंदु के निर्देशांक देखिए 3,0 है, तो यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 0। अब बी बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, तो 0 - 0, 3 में से 0 घटाए 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 में से 0 घटाए 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 9 + 0 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 मात्रक आ गया। अब तीसरी भुजा सी ए लिख लो चाहे ए सी लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब आप इसमें सी और ए में से ए बिंदु के निर्देशांक लिखोगे 0,4, 0 और यहाँ 4, फिर है सी बिंदु के निर्देशांक 3,0, तो -3 -0, तो ये आ जाएगा अंडर दी रूट 0 - 3 3, -3 का स्क्वायर 9, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 है, तो √25 और इसकी वैल्यू हो गई 5। परिमाप पूछा है तो इन तीनों का जोड़ कर देंगे, 4 + 3 7 और 5 12, तो परिमाप कितना आ गया 12 मात्रक आ गया। 12 मात्रक आ गया, यानी कि ऑप्शन स जो है उसे टिक कर देंगे। स ऑप्शन जो 12 मात्रक लिखा हुआ है यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां निर्देशी अक्ष मिलते हैं कहलाता है। निर्देशी अक्ष यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस जगह पर आके एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के ऊपर टिक करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु -5, -6 की दूरी है। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। तो एक्स अक्ष से दूरी का बताया था मैंने कि वाई जो निर्देशांक होता है उसी को देखना है। एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो वाई का मान कितना है -6 है, तो -6 तो दूरी नहीं हो सकती, माइनस को हटा दो 6 हो जाएगी दूरी,
दूरी हमेशा पॉजिटिव लेनी है अपने को, नेगेटिव वाला नहीं लेना। तो -6 की बजाय हम 6 मात्रक इसकी दूरी को मानेंगे। तो देखो यहाँ पर हालांकि दोनों ही आंसर दे रखे हैं, प्लस का 6 मात्रक भी है और माइनस का भी। तो क्योंकि ये दूरी है इसलिए हम ब ऑप्शन 6 मात्रक को टिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? इन 4 बिंदुओं में से हमने देखना है तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है। तो आप इसमें ये देखिए, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ये होते हैं 4 चतुर्थांश। अक्ष एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं तो 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें सिर्फ चिन्ह देखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ें देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में देखिए ये x की सारी वैल्यू इसके ऊपर क्या होती है, नेगेटिव होती है, कि x का मान तो नेगेटिव आ गया। ठीक है। और y का मान भी यहाँ पर, y को भी देखें तो ये भी नेगेटिव होते हैं मान, इसके ऊपर तो पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव होते हैं। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो दोनों ही मान नेगेटिव आए हैं। यानी कि इन चारों में से वो ऑप्शन जिसमें दोनों ही मान माइनस के दे रखे हैं, माइनस कोमा माइनस वाले जो मान है, तो वो हमारे उत्तर हो जाएंगे। ब ऑप्शन में देखिए -2 -3 दोनों ही माइनस में है, तो ये हमारा तीसरे चतुर्थांश का बिंदु हो गया। तो ब ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये थे मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन जो आपने बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। अब आगे चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिक्त स्थानों वाले भी आ सकते हैं इस बार के नए पैटर्न के अनुसार। तो 18वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3,3 की कोटि डैश है। तो कोटि क्या होती है, y निर्देशांक होता है, तो यहाँ से y निर्देशांक हमारे पास 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। 19वां क्वेश्चन, बिंदु 4,-3 का भुज है। भुज पूछा है तो भुज होता है x निर्देशांक, जो कि 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे। 20वां प्रश्न है, किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी डैश मात्रक होती है। यह एक बिंदु दे रखा है और इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है, ये फार्मूला होता है बच्चों इसका, कि x निर्देशांक का भी वर्ग कर दो प्लस y निर्देशांक का भी वर्ग कर दो और अंडर रूट दोनों के ऊपर होल अंडर रूट लगा दो। ये फार्मूला होता है। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। पीछे भी एग्जाम्पल आया था इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न में, तो वहाँ पर भी हमने इसी का उपयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है ये भी। बिंदु 4,-3 की x अक्ष से दूरी डैश मात्रक है। x अक्ष से दूरी पूछी है तो y निर्देशांक देखिए, y निर्देशांक -3 लिखा हुआ है, लेकिन हमें दूरी को कभी माइनस में नहीं लिखना, दूरी को प्लस में ही लिखना है, तो +3 लिखेंगे। अगला 22वां क्वेश्चन, बिंदु 2√3, -√2 डैश चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला मान पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ये हमें जांच करना है कि कौन से चतुर्थांश में होता है। तो देखिए इसमें तो x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। ये x नेगेटिव y पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, x वाले ये वाले मान नेगेटिव होते हैं और ये भी नेगेटिव होते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। जबकि चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है और y होता है नेगेटिव। अब हमसे जो बिंदु पूछा गया है उसमें देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पर कोई ये बिंदु होगा, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। इसको लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अगला प्रश्न 23वां, बिंदु 2,2 की मूल बिंदु से दूरी डैश है। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो इसका फार्मूला बताया था यहाँ पर कि x का भी स्क्वायर करना होता है और y का भी स्क्वायर करना होता है। तो x और y दोनों ही 2 है, तो 2 का स्क्वायर करके 2 से अंडर रूट कर दिया इसका। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √8 हो जाएगा। और √8 को चाहे तो आप √8 लिख दो, चाहे आप 2 अंडर रूट 2 लिख दो, तो 2 अंडर रूट 2 ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोल्व करके हमने 8 को लिख दिया, 2 अंडर रूट 2 मात्रक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इनके हमें सिंपल से आंसर बताने हैं, एक एक लाइन वाले आंसर होंगे लगभग। 24वां क्वेश्चन है, इसमें बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो इसका जो सूत्र है वो होगा, AB बिंदु है a और b, इनके बीच की जो दूरी है उसका फार्मूला अपने को लिखना है। तो इसका फार्मूला बड़ा आसान है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट, और लास्ट में इसके लिखना है मात्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां,
बिंदुओं P x1 कोमा y1 और Q x2 कोमा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दो बिंदु अगर दिए हों और उनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला हमें लिखना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका फार्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 बटा 2। x निर्देशांकों का योग बटा 2 और y निर्देशांकों का योग बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 26। बिंदुओं A x1 कोमा y1 और B x2 कोमा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P x कोमा y के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये जो बिंदु P है ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 को अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है और कर क्या रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसका सूत्र हमने बताना है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। तो विभाजन सूत्र बोलते हैं इसे, इसको क्या बोलते हैं, विभाजन बिंदु सूत्र या विभाजन सूत्र लिख सकते हैं इसको। ठीक है, विभाजन सूत्र। इससे क्या होता है कि x जो है P बिंदु का x निर्देशांक है उसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। ये तो x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। और दूसरा निर्देशांक y है वो भी इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हम विभाजन सूत्र के द्वारा किसी विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले का उपयोग करके। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बिंदुओं A x कोमा y x1 कोमा y1 B x2 कोमा y2 और C x3 कोमा y3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 24 में ये सारे जो क्वेश्चन है ये फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट हमसे फार्मूले पूछे हैं, सूत्र पूछे हैं। तो त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका जो फार्मूला है निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, 1/2 फार्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसके आगे लिख देना है वर्ग मात्रक। ये फार्मूला हो गया किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। अगला प्रश्न है 28वां, बिंदुओं A और B और A कोमा B और माइनस A कोमा माइनस B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे इसमें। पहले बिंदु को हम A मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को B मान लेते हैं। तो अप्लाई कर देंगे इसमें फार्मूला। तरीका बताया था मैंने कि ए बी जब हम दूरी ज्ञात करते हैं तो दूसरे बिंदु के निर्देशांकों को देखिए, उसको पहले लिखो माइनस का ए और इधर माइनस का बी। और अब पहले बिंदु के निर्देशांक माइनस का ए, प्लस का ए था माइनस का ए हो गया, और ये बी प्लस का है ये माइनस का बी हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर द रूट माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा अंडर द रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों में देखो 4 कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर दी रूट ऐसे आ जाएगा। अब 4 जो है बच्चों ये इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में इसके मात्रक हमने अपनी तरफ से इसमें लिख दिया, क्योंकि दूरी निकालनी है तो दूरी का मात्रक लिखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29वां, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये भी दूरी ज्ञात करने से संबंधित फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बिंदु ये है, ये दूसरा बी है, तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर दी रूट, पहले हम फार्मूला लिखेंगे इसमें
उसके बाद में हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख लोगे और उसके बाद में वैल्यू लिखोगे इसमें, ठीक है। अब आप वैल्यू इसमें लिखोगे कैसे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4 और 1 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 2,3 जो है उनके चिन्ह बदल दोगे, 2 को -2 कर दिया और 3 को -3 कर दिया। सोल्व करेंगे इसे आगे, तो क्या मिलेगा हमें, अंडर दी रूट में 4 में से 2 घटा दिए 2, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, इसका भी होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4। तो ए बी बराबर आ गया 4 और 4 8, अंडर दी रूट 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे हम करते हैं 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न। बिंदुओं 4,5 और 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है पेपर के अंदर, अगर आएगा तो। मध्य बिंदु पूछा है दोनों बिंदुओं का। तो मध्य बिंदु का सूत्र लिख लेते हैं पहले हम। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 और x2 क्या हो गए, x निर्देशांक हो गए। तो x निर्देशांक यहाँ कितने हैं, 4 और 6, पहले मान 4 प्लस 6 बटा 2, और y निर्देशांक है 5 और 5, तो 5 प्लस 5 बटा 2। 4 और 6 होते हैं 10, 10 बटा 2, और ये आ जाएंगे 5 और 5, ये भी 10, 10 बटा 2। तो 10 में 2 का भाग दिया 5, इधर भी 10 में 2 का भाग दिया 5, 5,5। इस क्वेश्चन के अंदर जो दो बिंदु दे रखे थे उनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अगला क्वेश्चन है 31वां। ये भी 1 नंबर का ही प्रश्न हमें दिया हुआ है, हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये बिंदुओं ए 0, कोस थीटा और बी साइन थीटा, 0 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। दूरी पूछी है, दूरी सूत्र का उपयोग करना है इसमें। तो दूरी ए बी जो दूरी है, पहला बिंदु ए है दूसरा बी है, तो ए बी दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला इसमें हम इस तरह से लिख लेंगे पहले तो। अब आपको यहाँ पर क्योंकि जगह की अधिकता न होने के कारण यहाँ पर मैं पूरा फार्मूला वगैरह नोट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो फार्मूला जरूर नोट करिएगा। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख के बता रहा हूँ। पहले बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में साइन थीटा लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में 0 लिख दिया। ए बिंदु के निर्देशांक 0 और कोस थीटा है, तो पहले ब्रैकेट में 0 और दूसरे में माइनस में कोस थीटा आ गया। तो ये आ जाएगा अंडर दी रूट साइन थीटा माइनस 0, साइन में से 0 घटाएंगे तो साइन थीटा ही बचेगा, और साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 0 माइनस कोस थीटा करेंगे तो माइनस कोस थीटा आएगा, माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये एक सर्वसमीका आ गई। पहली जो सर्वसमीका थी उसके अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। आगे ब्रैकेट में लिख दो। सर्वसमीका फर्स्ट क्या कहती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 1 ही होता है। तो 1 मात्रक इसका आंसर हमें मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5, -4 और 3,2 हैं, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सम्मुख शीर्ष किसी वर्ग के, तो वर्ग कुछ इस तरह से होता है। तो इसके सम्मुख शीर्ष यानी कि या तो हमें ये दोनों शीर्ष दे रखे हैं या ये दोनों दे रखे हैं। विकर्ण की लंबाई यानी कि इनके बीच की दूरी हमने फाइंड करनी है। तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम फाइंड कर लेंगे। तो हल करते हैं इसे। ये जो शीर्ष है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, फार्मूला अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पर। तो पहले दूसरे बिंदु के निर्देशांक 3,2 यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिख देंगे 2। फिर पहले बिंदु के निर्देशांक -5 और -4 है, तो -5 होगा वो +5 हो जाएगा, और -4 है वो +4 हो जाएगा। तो अंडर दी रूट 3 और 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा 64 और 36 हो गए 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 मात्रक इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रकार के, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का था। बोर्ड परीक्षा के लिए इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी कर लेना।
इसके बाद हम अगले प्रकार के प्रश्न करते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का आने वाला है। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। यदि बिंदु ए 4,3 और बी x,5 एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक है तथा बिंदु ओ 3,4 वृत्त का केंद्र है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं पहले तो आप इस डायग्राम में देखिए बच्चों, ए और बी क्या है, व्यास के सिरों के निर्देशांक है, जिनके हमें मान दे रखे हैं यहाँ पर। ए के निर्देशांक 4,3 और बी है x,5 और जो ओ बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है ओ 3,4। अब प्रश्न में हमें ये पूछा गया कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको ये बात पता होगी कि व्यास जो होता है उसका मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला लगाकर इस x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे व्यास का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है, तो ये जो मध्य बिंदु है 3,4, ये किसके बराबर आएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये इसका फार्मूला है। इसमें अब हम देखेंगे कि 3,4 जो है, जो कि केंद्र बिंदु था, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, x1 + x2 यानी कि 4 + x। x निर्देशांक हो गए 4 + x और बटा में इसके 2, और इधर y1 + y2 3 + 5 बटा 2। सोल्व करेंगे इसे और आगे तो 3,4 बराबर आ जाएगा। तो दूसरे निर्देशांक तो बराबर आ गए। पहला निर्देशांक जो 3 है वो किसके बराबर आएगा, 4 + x के बराबर। तो यहाँ अगर हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करने पर ये जो 4 + x बटा 2 है ये वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। तो यहाँ से 4 + x की वैल्यू आ जाएगी, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 और x बराबर आ जाएगा 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाकर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 34वां। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। x अक्ष पर हमने कोई भी एक बिंदु लेना है, वह बिंदु क्या होना चाहिए, 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें लाइन लिखेंगे, माना x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट का मतलब जो बिंदु प्रश्न में पूछा गया वो बिंदु, अभिष्ट बिंदु इसे हम मान लेते हैं P, जो कि x अक्ष पे होने के कारण इसका जो x निर्देशांक है वो तो x होगा, y निर्देशांक होगा 0। ठीक है, अब ये जो P बिंदु है इन दोनों ही बिंदुओं से समदूरस्थ है। इस बिंदु को अगर हम A मान लें और इस दूसरे बिंदु को B मान लें तो P बिंदु की A से दूरी और P बिंदु की B से दूरी बराबर होएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार PA बराबर होगी PB। तो PA और PB दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी फार्मूला उपयोग में लेंगे। तो उसके लिए अब हम मान रख लेते हैं डायरेक्ट। फार्मूला आप चाहो तो अलग से लिख लेना। PA के लिए इधर फार्मूला लगाएंगे, दूसरी साइड PB के लिए लगाएंगे। अब देखिए, पहले PA में A बिंदु जो है इसके निर्देशांक है 2,-5, तो यहाँ लिख देंगे 2 और इधर लिख देंगे -5 दूसरे ब्रैकेट में। फिर P बिंदु के निर्देशांक x,0 है, तो माइनस में आ जाएगा x और माइनस में आ जाएगा 0। और इधर PB के लिए B बिंदु के निर्देशांक -2,9 है, तो 9 दूसरे ब्रैकेट में है, -2 पहले ब्रैकेट में। फिर P बिंदु के निर्देशांक -x -0। अब दोनों के ही ऊपर वर्ग अंडर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल का निशान है, तो दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस का है और माइनस का 0 है, तो -5 का स्क्वायर। दूसरी तरफ
अंडर रूट तो कैंसिल हो ही गया, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर आने के बाद में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस कॉमन लेने पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर। अब देखिए ए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, ठीक है, ये माइनस था इसलिए यहाँ माइनस। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2ab अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25। दूसरी तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि प्लस के 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है इधर भी प्लस का है, एक बराबर के इस साइड है एक बराबर के दूसरी साइड है, ये कट जाएंगे दोनों। आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को इधर लाकर माइनस में करके भी काट सकते थे, हमने पहले ही इसे काट दिया। देखिए यहाँ बचा है हमारे पास माइनस का 4x और प्लस का 25 और 4 29, ये 4 प्लस के 25 हैं तो 25 और 4 29 हो गए, और इधर ये प्लस का 4x 4 प्लस के 81 भी प्लस के, तो प्लस के हो गए 85। अब x वाली संख्याएं एक तरफ लाएंगे तो 4x माइनस का, ये 4x प्लस का इधर आकर ये भी माइनस का हो गया, बराबर में 85 था प्लस का और माइनस का 29 दूसरी साइड आने पर, तो माइनस के हो जाएंगे 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x और 85 में से 29 घटाएंगे तो 56 बच जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 56 बटा -8, तो 56 में 8 का भाग देते हैं 7 आता है तो ये -7 में लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। ये x की जो वैल्यू है यही हमारा आगे जाकर हमें बिंदु प्राप्त कराएगी। देखिए x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु क्या था, x, 0, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, x निकाल ली तो y तो उसके अंदर 0 ही है पहले से, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो गया हमारा, अभिष्ट बिंदु -7, 0 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर लिया जो इन दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पहला, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है हमने इसको ज्ञात करना है, तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनाया है बच्चों उसमें देखिए ए और बी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु पी जो है जिसके निर्देशांक हमें पहले से ही दे रखे हैं -1, 6, ये m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। हमें अनुपात नहीं पता तो हम m1 और m2 लिख लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम m1 और m2 के मान निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर अगर विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो उसका x निर्देशांक निकाला जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और इसके अलावा y जो है वो निकाला जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारे पास x और y की वैल्यू ज्ञात करने के दो अलग अलग फार्मूले हैं जिसे हम कंबाइंड रूप में विभाजन सूत्र कह देते हैं। तो इसके अंदर अब आपको करना क्या होगा, देखिए x के निर्देशांक की वैल्यू हमें -1 दे रखी है तो इस x की वैल्यू -1 लिखेंगे। बाकी इसमें अगर आप आगे देखोगे तो m1 और m2 के मान हमें नहीं दे रखे, बाकी मान हमें x1 x2 पता है, m1 और m2 के अंदर एक समीकरण बनेगी, उस समीकरण का उपयोग करके हम m1 और m2 के मान ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात होगा, आप चाहो तो x वाला ले लो चाहे y वाला, आप पे डिपेंड करता है। हम इधर x वाला ही सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है वो -1 हमें पहले से ही दे रखी है, m1 हमें नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 की जो वैल्यू है वो है दूसरे निर्देशांक की पहली वैल्यू 6, फिर प्लस m2 हमें नहीं दे रखा लेकिन x1 दे रखा है -3, और बटा में m1 प्लस m2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसके बटा में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे, तो m1 और m2 का -1 से गुणा हो जाएगा m1 प्लस m2 से, और इस 1 का गुणा जो होगा वो होगा 6m1 और -3 m2 से, तो -m1 अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो -m1 माइनस m2 बराबर इधर 6m1 माइनस 3m2। अब यहाँ इसके बाद क्या करना होगा, m1 वाले जो मान हैं उनको एक तरफ लेके आना है, तो -m1 ये माइनस का इधर आकर
6m1 हो जाएगा। दूसरी तरफ माइनस के 3m2, ये माइनस का m2 इधर आकर प्लस का m2 हो जाएगा। माइनस का 1m1 और माइनस के 6m1, माइनस के 7m1 और बराबर में माइनस के 3m2 प्लस का 1m2, तो माइनस के 2m2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस से तो माइनस कट जाएगा। इसके अलावा देखिए इस m2 को इधर ले आओ और 7 को इधर ले जाओ, तो यहाँ बच जाएगा m1 बटा m2। m1 के बटा में m2 आ गया और ये जो 2 था इसके बटा में ये 7 आ गया। तो यहाँ से अगर अपने इसको देखें कि m1 बटा m2 कितना आ रहा है, 2 बटा 7, तो यही हमारा अभिष्ट अनुपात हमारे इस क्वेश्चन का आ जाएगा। अतः अभिष्ट अनुपात कितना आया, 2:7। जो बटा में उत्तर आया है उसे ही हमने अनुपात के रूप में लिख लिया। 2/7 का मतलब होता है 2:7। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को हमने सोल्व करके इसका अभिष्ट अनुपात ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन है बाद 36वां। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x व y ज्ञात कीजिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के ही प्रश्न आते हैं, इसी कारण मैंने इस प्रश्न को लिया है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसके डायग्राम में देखिए बच्चों आप ए, बी, सी और डी चारों बिंदुओं को हमने एक ही क्रम में ले लिया और इस क्रम में लेने के बाद में एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लिया। अब हमें इस x और इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, यानी कि जो ये AC है ये भी समद्विभाजित हो गया और BD जो है ये भी समद्विभाजित हो गया। समद्विभाजित का मतलब बीच वाला जो बिंदु होगा ये मध्य बिंदु होगा। तो O बिंदु जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु किसके बराबर आएगा? विकर्ण BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु है तो हम A और C बिंदु को देखेंगे, इनके जो निर्देशांक है उनके आधार पर मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। x निर्देशांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो 1 + x बटा 2 कोमा दूसरा निर्देशांक इसमें y निर्देशांक 2 है और 6 है, तो 2 + 6 बटा 2 ये आ गया AC का मध्य बिंदु। अब इसी प्रकार BD विकर्ण को देखेंगे तो BD विकर्ण में x निर्देशांक है 4 और 3, तो 4 + 3 बटा 2 और y निर्देशांक है y + 5 बटा 2। दोनों ही एक ही बिंदु O के निर्देशांक है, तो क्या होगा, इसे ये निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। तुलना कर देंगे। अब हम इनकी तुलना करने पर ये जो 1 + x बटा 2 पहला निर्देशांक इस पहले निर्देशांक के बराबर होगा। तो पहला निर्देशांक यहाँ पर 4 + 3 यानी कि 7 बटा 2 है, तो यहाँ पर इसको 7 बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका, चाहे बटा में दोनों के ही 2 है तो 2 से 2 काट दो, दोनों ही तरीके से ही है, 2 से 2 इसको काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया हमारे पास 1 + x बराबर 7, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 - 1 यानी x बराबर आ गया 6। x की वैल्यू 6 आ गई। ये हमने पहले निर्देशांकों की तुलना की थी, अब दूसरे निर्देशांकों की तुलना करेंगे, इस और इस निर्देशांक की। तो यहाँ पर देखिए y + 5 बटा 2 बराबर है 2 + 6 8 बटा 2, दोनों के बटा में 2 है तो 2 से 2 कट गए, y + 5 बराबर आ गया 8, तो y बराबर आ गया 8 - 5 यानी y बराबर आ गया 3। तो x और y हमने ज्ञात कर लिए, तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 6 y बराबर 3। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 37वां।
शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु हमें दे रखे हैं, तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात नहीं करना, हमने उस त्रिभुज की जो भुजाएं होगी उनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए बच्चों, हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसके निर्देशांक प्रश्न में हमें दिए हुए थे। तो इस त्रिभुज की जो भुजा AB है, BC है और CA है, इनके अंदर हमने मध्य बिंदु ले लिए P, Q और R। इन मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाइए जो काले कलर में दिखाई दे रहा है आपको। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, जब हमें मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएंगे तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो पहले हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, Q के करेंगे और R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे दिए गए चित्र में P भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, P के निर्देशांक मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाते हैं, उसमें x निर्देशांकों का योग बटा 2, y निर्देशांकों का योग बटा 2। तो x का जो निर्देशांक है वो है 0 और 2, तो 0 + 2 बटा 2, y निर्देशांक है -1 + 1, तो -1 + 1 बटा 2। सोल्व करेंगे इसे तो 0 + 2 2 होता है, 2 में 1 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया 1, और -1 और +1 0, 0 में 2 का भाग दिया 0। तो ये P बिंदु के निर्देशांक हमने फाइंड कर लिए। अब इसी प्रकार से बाकी के लिखेंगे। Q जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक आ जाएंगे, B का जो x निर्देशांक है, दोनों x निर्देशांक यहाँ B और C के देखिए, 2 + 0 बटा 2, y निर्देशांक 1 + 3, 1 + 3 बटा 2। तो 2 + 0 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, तो Q बिंदु का पहला निर्देशांक आ गया 1, 1 + 3 4, 4 में 2 का भाग दिया 2। तो Q बिंदु के निर्देशांक आ गए 1, 2। अब रह गया R बिंदु। R भुजा CA का मध्य बिंदु है। तो R के निर्देशांक आ जाएंगे 0 + 0, x निर्देशांकों का योग 0 + 0 बटा 2, और y निर्देशांकों का योग है 3 - 1 बटा 2। 0 + 0 0, 0 में हमने भाग दिया 2 का तो 0, 3 - 1 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। तो P, Q और R तीनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। अब अपने लिखेंगे इसमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वाला फार्मूला 1/2 अप्लाई कर देते हैं। पहले फार्मूला लिख देते हैं, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला है, इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू को कैसे रखा जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। आप वैल्यू रखते समय कोई भी गलतियां नहीं करोगे, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से वो वीडियो जरूर देख लें। अब देखिए x1, इनमें से अपने को मान लिखने हैं। तो x1 हो जाएगा अपना 1, ये रहा x1, फिर y2 - y3, तो y2 ये रहा 2 और ये है 1 y3 है, तो 2 - 1 प्लस x2 कितना है 1। अब आएगा आगे y3 - y1, y3 है 1 माइनस y1 0 प्लस x3 है 0 और y1 - y2, y1 है 0 और इधर y2 है 2, 0 - 2। सोल्व करेंगे इसे तो 1/2, 2 - 1 1, 1 का 1 से गुणा 1, -0 1, 1 का 1 से गुणा 1, 0 - 2 -2 का 0 से गुणा 0। तो ये आएगा आगे सॉल्व करने पर 1 + 1 2, 2 + 0 2, तो ये आ गया 2 से 2 कट गया, 1 वर्ग मात्रक।
ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया। करते हैं 38वां। के का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु 8,1 k,-4 और 2,-5 सरेखी हो। सरेखी होने की जो शर्त होती है वो इसमें हमने काम में लेनी है। तीन बिंदुओं के सरेखी होने की शर्त, तीन बिंदुओं के सरेखी होने की शर्त, इसकी शर्त क्या होगी? त्रिभुज, अगर तीनों बिंदु ए बी सी है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। वैल्यू रखेंगे अब हम इसमें 1/2 x1 पहले बिंदु का पहला निर्देशांक 8, y2 माइनस y3 यानी कि माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस x2 है k और y3 माइनस y3 है माइनस का 5 और माइनस y1 यानी कि माइनस का 1 और प्लस x3 है 2, y1 माइनस y1 है 1 माइनस y2 है माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। 1/2 माइनस का 4 और प्लस का 5, प्लस का 1 से 8 का गुणा प्लस का 8 माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस 6 का k से गुणा माइनस के 6k और आगे इसके बाद 1 और 4 5 में 2 का गुणा कर दिया 10 बराबर 0। ये 1/2 अगर इधर आएगा तो गुणा होकर ये 0 ही बन जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास? देखिए माइनस का तो 6k है और प्लस का 8 और प्लस के 10 प्लस के 18 बराबर 0। तो k की वैल्यू अब बड़ी आसानी से निकल जाएगी। माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो गया तो k बराबर आ गया -18 बटा माइनस का 6, माइनस माइनस कट गए, k बराबर आ गया 18 में 6 का भाग दे दिया 3। तो k की वैल्यू 3 के लिए तीनों दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे? सरेखी हो जाएंगे। ठीक है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P x, y बिंदुओं a 3,6 और b -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ होने के लिए हमने इसके अंदर तीनों बिंदुओं के बीच में दूरी फार्मूला अप्लाई करना है। दूरी सूत्र का उपयोग करके हम समदूरस्थ होने का प्रतिबंध ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे बिंदु P ए से दूरी, बिंदु P की ए से दूरी बराबर होगी P की बी से दूरी। समदूरस्थ होने का मतलब क्या होगा? बराबर होगी दूरियां। तो दूरी फार्मूला अप्लाई करना है दोनों तरफ, अंडर रूट लगा दिए पहले मैंने। अब इसमें अपने को मान रखने हैं, मान रखने का तरीका बताया हुआ है, बिल्कुल आपने उसी को ही अपने को अप्लाई करना है ताकि आपके मान गलत ना हो। देखिए अब यहाँ P और A के बीच की दूरी है PA, तो A बिंदु के निर्देशांक पहले लिखने हैं, बाद में जो बिंदु आता है उसके निर्देशांक पहले लिख लो। 3 और 6 हैं तो यहाँ 3 और यहाँ 6। फिर P बिंदु के निर्देशांक है x, y, तो माइनस का x और माइनस का y हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से P और B के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये जो निर्देशांक है माइनस का 3 और 4, ये B बिंदु के निर्देशांक थे, इनको पहले लिखा। अब P बिंदु के निर्देशांक x, y है तो माइनस का x और माइनस का y। ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट दोनों काट ही जाएंगे। ये लीजिए अपने को इनको काट ही देना है यहाँ पे, क्योंकि वर्क करने पर ही अंडर रूट हट जाएंगे दोनों के ही। अब देखिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, इधर माइनस का ही 3 है और माइनस का ही x है। जब अंडर रूट के अंदर दोनों वर्क ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं माइनस की हो, ऊपर स्क्वायर लगाओ तो माइनस जो है कॉमन आकर वहाँ से कैंसिल हो जाता है, प्लस बन जाता है, और अंदर वाली जो संख्याएं कॉमन आने के बाद में क्या हो जाएगी? दोनों ही प्लस की हो जाएगी। माइनस को कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने के बाद में दोनों ही संख्याएं प्लस की होगी, और यह है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब अगला काम है हमारा यहाँ पर इनके होल स्क्वायर है, इनको हटाना, इनको खोलना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, फिर होता है माइनस 2ab, तो a और b का गुणा 3x का 2 से और गुणा कर दिया 6x, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से a माइनस बी का फार्मूला यहाँ भी लगेगा, तो a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab यानी कि 6 दूनी 12 y और प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस
2ab तो 3 दूनी 6x और प्लस एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab तो 8y और प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर दूसरी तरफ भी प्लस का है, तो ये आप यहाँ से काट सकते हो। इसी प्रकार वाई स्क्वायर को भी आप यहाँ से काट सकते हो, क्योंकि एक साइड में ये प्लस का है, दूसरी साइड ये भी प्लस का है। बराबर बीच में आने के बाद में दोनों तरफ अगर एक जैसी संख्याएं हो तो वो कट जाती है। या इस 9 को भी आप काट सकते हो, ये देखिए 9 प्लस का, ये 9 प्लस का, तो ये भी आप काट सकते हो अगर काटना चाहो तो। ना काटना चाहो तो इसका तो आगे जोड़ घटाव हो जाएगा, 9 के साथ में 36 जुड़कर या घटकर जैसे भी है कैलकुलेशन में आ जाएगा ये। ठीक है, अगर इनको यहाँ न काटते तो सारे के सारे मान आप एक तरफ लाते, फिर देखते कि एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, दूसरा इधर आने के बाद माइनस का होता, फिर वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते। ठीक है, उसकी बजाय अगर हमने पहले ही काट दिया है तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा सवाल। अब देखिए यहाँ पर अपने पास माइनस के 6x बच गए और माइनस के ही 12y बच गए, और ये जो गिनती वाली संख्या है 9 और 36 ये दोनों बच गई 45 प्लस की। ठीक है, दूसरी तरफ प्लस के 6x और प्लस के 6x के बाद माइनस के 8y, और काउंटिंग वाली संख्या एक तो 9 है और एक 16 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 16 और 9 25 प्लस के बच गए। अब इसके बाद एक्स वाई वाली संख्याएं और एक तरफ ले आएंगे और बिना एक्स वाई वाली संख्याएं दूसरी तरफ, या यूँ कह सकते हैं कि सारी संख्याओं को एक तरफ ले आओ चाहे तो। अब देखिए यहाँ पर अपने को माइनस का 6x माइनस के 12y प्लस के 45 और माइनस का 6x हो जाएगा ये, और प्लस का 8y हो जाएगा, और 25 प्लस का था ये माइनस का 25 हो जाएगा, और बराबर में 0। तो अब इसको सोल्व करें, देखो माइनस के 6x और माइनस के 6x, माइनस के 12x माइनस के 12y और प्लस के 8y तो माइनस के 4y, प्लस के 45 और माइनस के 25 तो प्लस के बच गए 20 बराबर 0। अब देखिए इसमें अपने को 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, माइनस में x दिया हुआ है तो x के माइनस को हटाने के लिए -4 से भाग दे देंगे हम, -4 से भाग, तो क्या होगा माइनस भी हट जाएगा और ये संख्या भी छोटी हो जाएगी। 4 का भाग देने पर ये आएगा 3x, माइनस कट गया इसका भी माइनस कट जाएगा। 4 का भाग देने पर ये 4 भी कट गया और प्लस का y बच गया। यहाँ पर 4 का माइनस का 4 का भाग दिया तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और यह 20 जो है इसमें 4 का भाग दिया तो 5 आ गया बराबर में 0। ये हमारे पास क्या आ गया, अभीष्ट प्रतिबंध आ गया। जो कुछ पूछा गया था हमसे कि इसका एक संबंध ज्ञात कीजिए, वो हमने प्राप्त कर लिया। यह है अभीष्ट संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करके देख लिया है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो मेरा ये मानना है कि आप इस वीडियो में से पूरे के पूरे अंक अर्जित करोगे इस वीडियो को देखने के बाद वार्षिक परीक्षा में। सभी प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।